ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। इन टिल यट वी हैव स्टडीड, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। मिनट। राइटिंग पैड, हियर माय राइटिंग पैड। नो 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 प्लीज। Okay, so till yet we have discussed that the topics of that in this chapter we are going to discuss. Okay, electricity we have discussed, electricity, how electricity was discovered. We have also discussed this one, that there were ancient, and since ancient time electricity was discovered. Okay, and we have discussed that what is charge. Okay, what is integral multiple or unit of charge, that is electron. Okay, means if uh, if if I'm saying that any object is going to have some charge, then it will be always multiple of 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. It will be always multiple of this number. N can be any whole number. Okay, any natural number, any natural number. It cannot be in decimals like 4.5, 2.5 or 4.3. It cannot be like that. Okay, so this we have proved by an experiment, and we have done this one, that Q is equals to N into E. Okay, likewise I have discussed you that in the previous class we were studying that electrons, whenever electrons are in their random positions or random motions, जब भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते तो उनमें कोई भी चार्ज या कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे का इफेक्ट को यानी कंडीशंस को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। इफ दिस चार्ज इज मूविंग अप, देन देयर विल बी अनदर चार्ज और अनदर इलेक्ट्रॉन दैट विल बी कमिंग डाउन। सो यहाँ पर इसका और इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। एंड इन द सिमिलर वे, इफ दिस इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट विल बी कैंसिल्ड आउट, दिस इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट विल बी कैंसिल्ड आउट. So when electrons are moving in a random, in their random positions, okay, random motion, then they are not moving in a particular directions actually. So हम लोग बोलेंगे कि उनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन जब आप उस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोल सकता हूँ एक सिंपल सा रूल है, जैसे पाइप के अंदर आपको पानी को नीचे फ्लो कराना है तो आप उसका एक एंड हायर पोटेंशियल पर रख देंगे और दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पर, यानी एक एंड हायर पोजीशन पर या हाइट पर और एक एंड लोअर हाइट पर रख देंगे तो उसमें पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन्स में भी इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए आपको उसका एक एंड हायर पोटेंशियल पर और दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पर रखना होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होती है। तो हम बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल्स। ओके ओके, समझ आया? यहाँ तक हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे और इसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस भी करेंगे अभी। ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस वन। सो ये मैंने वही आपको बताया था कि इफ देयर आर दी टू, दिस इज द सिंपल वी हैव डिस्कस कि यहाँ पर हमारे पास एक एंड है जहाँ पर अगर हमने उसका एक एंड हायर पोटेंशियल पर रखा तो उसमें पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है या कोई भी चीज फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से वायर के अंदर भी हम लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। समझ आया? पहले और बैटरी से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये मैं रिवीजन दे रहा हूँ पीछे वाली क्लास का, कि बैटरी एक वो डिवाइस होती है जो वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी रैंडम पोजीशन में होते हैं। जैसे रैंडम पोजीशन मतलब इफ दे आर डूइंग सम रैंडम मोशन कर रहे हैं तो दे विल स्टार्ट डूइंग अ पर्टिकुलर, अब ये अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये कराता है जो बैटरी प्रोवाइड करती है, यानी कि वायर का एक एंड हायर टर्मिनल पर, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट तो होता नहीं है कि आप वायर का एक एंड ऊपर ऐसे रखेंगे और दूसरा एंड नीचे की तरफ रखेंगे तो इट विल स्टार्ट द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर एंड, ऐसे नहीं मूव करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसमें सिंपल सी एक सिंपल फोर्स लगती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग अगर उसका एक एंड हायर पोटेंशियल पर कर दें और दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पर कर दें, देन इट विल बी मूविंग लाइक दैट। ओके,
फिर मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि क्या क्या कंडीशंस जरूरी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कंडक्टर के अंदर। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कंडक्टर लिया जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो फिर करंट ही फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट को फ्लो कराने के लिए हम लोग को उसका एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल पर रखना पड़ता है। तो दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल पर अगर हम रखेंगे और एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल पर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। अगर हमने ऐसा इलेक्ट्रॉन रखा या ऐसा कंडक्टर लिया जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो फिर आप सपोज कीजिए मैंने वायर की जगह पर मैंने वुड का वायर ले लिया, मेटल की वायर की जगह पर। इफ आई हैव टेकन दी वुड वायर, then there will be no current flowing through it because the electrons are not free. तो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री नहीं होंगे तो फिर करंट कहाँ से मूव करेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिस्कस। ठीक है। दूसरा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन अगर वो अपनी रैंडम पोजीशन पर मूव कर रहे हैं, एक मिनट ओके। तो अगर वो अपनी रैंडम किसी भी पोजीशन पर मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी ताकि ये कुछ इस तरह का मोशन करने लग जाए। तो दो चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का होना और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोवाइड कराना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ये नहीं मूव करेंगे। समझ आया? समझ आया बेटा? उसके बाद मैंने आपको बहुत ज्यादा देर तक ये चीज एक्सप्लेन की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क डन होता है जो आपने किसी भी एक चार्ज को पर किया हो, उसको एक पर्टिकुलर इनफाइनाइट पोजीशन से लाने में एक ऐसी जगह जहां पर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। यानी कि जैसे आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर वी हैव अ पॉजिटिवली चार्ज क्यू, उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इस चार्ज का कोई फील्ड नहीं आए तो ये यहाँ पर कोई भी चार्ज अगर आप मूव कराओगे तो वो उस पर कोई वर्क डन नहीं कंसिडर किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं वो हमेशा एक अपोजिंग फोर्स के खिलाफ करते हैं। इफ देयर इज सम अपोजिंग फोर्स देन द वर्क इज नीड टू बी डन। और अगर फोर्स ही नहीं है तो फिर नो वर्क इज सेड टू बी डन। तो अगर मैंने कोई एक चार्ज, इनफाइनाइट पोजीशन वो जगह है जहां पर उस चार्ज पर किसी दूसरे चार्ज की फोर्स नहीं लग रही हो। तो सपोज करो कि यहाँ पर कोई क्यू टेस्ट चार्ज है, इस चार्ज को मैं यहाँ तक लेके आया तो इस पर कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, अपोजिंग फोर्स। लेकिन जैसे ही मैं इस चार्ज को इस बाउंड्री के अंदर एंटर कराऊंगा, इस फील्ड में एंटर कराऊंगा, तो मुझे एक अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो उसके दौरान मेरे को इसको में एक वर्कडन करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि मैं इस एक वर्कडन किया और इस चार्ज को मैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पोजीशन पर लेकर के आ गया। मैंने जितना भी वो वर्कडन किया वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसिडर किया जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने सपोज कीजिए कि एक एक बिल्डिंग है, आप नीचे से एक स्टोन एम मास का स्टोन लेके आए और आपने इसको एच हाइट पर पहुंचा दिया किसी तरह यहाँ पर। तो आपने इसमें जो वर्क डन किया एम जी एच, दैट वर्क डन इज द पोटेंशियल ऑफ दिस स्टोन। वो वर्क डन इस स्टोन का पोटेंशियल कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर आपने फिर फर्दर इसको और ऊपर पहुंचाया यहाँ से, तो फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो एम जी एच टू कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एम जी एच टू। तो इस पॉइंट में का पोटेंशियल जो होगा वो ये कंसिडर किया जाएगा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस आपने यहां से यहां तक जाने में जितना वर्क डन किया होगा वो क्या होगा? ये पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल। सो सिंपल सी बात है कि आप जब भी कोई काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं वो काम आपका ट्रांसफर हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। सपोज कीजिए आपने एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में आपने इसको कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद ये स्प्रिंग, सपोज कीजिए ये कुछ स्प्रिंग ऐसा हो गया, ये आपने स्प्रिंग कंप्रेस करके आपने ऐसा कर दिया। सो अभी ये वापस एक फोर्स लगा रहा है जिसके पास रिस्टोरिंग फोर्स है। आप उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। तो वो आप इस स्टोर जो आपने इसको दबाने में यानी कंप्रेस करने में जो आपने फोर्स लगाई वो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में जमा है, आप उससे वापस से कोई काम करवा सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आप टेस्ट चार्ज को किसी एक इनफाइनाइट जगह से लेकर के किसी एक पोजीशन पर लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में,
तो उस पर जो आप वर्क डन करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसकी सिंपल से डेफिनेशन यही है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, यूनिट मतलब एक कूलम चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ऐसी जगह जहां पर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, टू अ पॉइंट, एक ऐसी जगह इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी जगह जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा हो, विदाउट एस्केलेटिंग, बिना उसको एस्केलेट किए। समझ आया? समझ आया? यस सर। अब सपोज कीजिए कि एक पॉइंट पर आप एक बार वर्क डन आपने किया, तो यहाँ पर सपोज कीजिए आपने 30 जूल वर्क डन किया, यहाँ पर आपने एक कूलम को चार्ज को लाने के लिए सपोज कीजिए आपने यहाँ पर लाने में आपने 20 जूल वर्क डन किया। ओके, ये बी पोजीशन है। अब आपको कोई एक चार्ज को बी से ए में लेके जाना है, तो आप कितना वर्क डन करेंगे? 50। दैट विल बी 10 जूल ओनली, बिकॉज 20 तो पहले से है ना इस पॉइंट की पोजीशन। सो 20 से अगर आप 30 पर जाना है तो आपको कितना वर्क डन और करना पड़ेगा? 10 जूल। 10 जूल, तो 10 जूल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आप कोई चार्ज को बी पोजीशन से ए पोजीशन पर लेके जाएं, ठीक है, या वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएं, तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है, जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी वो वर्क डन करना है आपको इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है आपको फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अभी यहाँ पे इन्फिनिटी का वर्ड यूज नहीं किया गया। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अप फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इन दी विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, विदाउट एस्केलेटिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। समझ आया? समझ आया बेटा? अगर आपको सपोज कीजिए 20 जूल से 30 जूल लाना है, तो इस ए और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है, वो ए पॉइंट का पोटेंशियल इज 20 एंड बी पॉइंट का पोटेंशियल इज 30। सो आपको बी से सॉरी ए से बी पर अगर आपको लेके जाना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आपको जो काम करना होगा वो सिर्फ इन दोनों पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है, वो आपको उतना ही काम करना होगा। समझ आया? समझ आया? यस सर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का यूनिट वोल्ट ही होता है। क्यों होता है? वो सिंपल सी बात है भाई। अगर आप सपोज कीजिए 5 kg है, तो 5 kg में से अगर आप 2 kg माइनस करेंगे तो आंसर 3 kg आएगा। तो अगर हम लोग वोल्ट में से वोल्ट को माइनस करेंगे तो आंसर तो वोल्ट में ही आएगा ना। So that's why electric potential and electric potential difference are going to have the same SI unit, and that is volt. So electric potential is defined as work done divided by charge, and that is W by Q. Okay, समझ आया? And it is denoted by 1 volt या 1 joules per coulomb. Got it? Yes sir. Got it beta? Okay. Yes sir. So calculate the work done. अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलो पहले हम लोग आगे पढ़ते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन पे भी आएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड एंड 20 जूल ऑफ वर्क इज डन। Calculate the number of electron that passes through a conductor when a potential difference of 20 volt is applied and a 20 joule of work is done. तो कैसे करेंगे बेटा इसको हम लोग? देखो ध्यान समझना। We have a formula that V is equals to W by Q. Okay, and you have studied that Q is equals to N into E. So you can write here V is equals to W work done, and Q, in place of Q you can write here N into E. And since you have to calculate the number of electrons, so you can write it like this way. Potential difference is being given to you, so you can write the value that calculate the number of electrons that passes through a conductor when
when a difference of 20 volt, when a difference of 20 volt, so 20 volt you have to write here, and work done is 20 joule, it is being given to you, and n is the number of electron, and it is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. The charge of an electron is, the value of E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. Okay, now this 20 and 20 will get cancelled out. So here you will find that n is equals to 1 upon 1.6 into 10 raised to the power minus 19, and the value of this is actually 6.25 into 10 raised to the power minus, sorry, 10 raised to the power 6.25 into 10 raised to the power positive 18 electrons. Got it? समझ आया बेटा? Got it, sir. Everyone? Yes, sir. Is there anyone who did not understand beta? Kevin and anyone? sir, Asila? फिर से बोल सकते हो? Yes, why not? देखो v की वैल्यू आपको गिवन है कि v is equals to w by q. Okay, it is being given to you that v is equals to w by q. Okay, so if it is being given to you that ये आपको गिवन है, तो q की वैल्यू आपको पता है q is equals to n into e होता है, और v की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की, it is being given to you 20 volt, तो v रखा, w joules, that is 20 joule work is done, that is being given to you. Okay, and in place of this, this is given to you that n is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19, then 1 will get cancelled out. Okay, bring this n to this part, n को इस तरफ लेके आ जाइए आप, 1 यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, और n यहाँ पर चला जाएगा, तो it will give you n upon 1.6 into 10 to the power minus 19, and the value of this one is actually, if you write it, you can write it like this way, that 1 into this 19 will goes to up and will become 10 raised to the power positive 19 upon 1.6, and the value of this one is actually, you can bring 1 0, remove 1 0 and bring this one 10 here, so 10 upon 16 into 10 raised to the power 18. यहाँ पर मैं 19 की जगह पर 18 कर देता हूँ और एक 0 उसको और दे देता हूँ. Okay, now when you divide it, you will get 6.25 into 10 raised to the power 18. Got it? समझ आया केविन? Yes, sir. Okay, let's move. Now we have studied the current. We have studied the current and we have studied बेटा current हम लोगों ने पढ़ा है. Current क्या था? Is rate of flow of charge. Rate of flow of charge. Okay, and that is I is equals to Q by T. And potential difference, we have studied that potential difference is actually V is equals to W by Q. We have studied this one. Okay. Okay. Now what we need to do here is that now we are going to find out the relation between the current and the voltage. Current and voltage. Okay. So you have already seen that will the speed of the fan will be more or less when you increase the voltage? Tell me. When you increase the voltage, will the speed of the fan will increases or decreases? Increases. Increases, na? Okay, so this relationship between the current and the potential difference was given by Ohms, and it is the Ohm's law. Okay, so Ohm's law gives the relationship between current and the potential difference. What does it says? Ohm's law means relationship between I and V. ओके अब बेटा बहुत ही ध्यान से समझना. ओके, व्हाट डज दिस सेज? ये क्या कहता है? ये सिंपल कहता है कि जैसे आपने करंट को किसी कंडक्टर में बढ़ाना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा. जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यू कैन अंडरस्टूड दिस वन बाय दिस सिंपल एग्जांपल कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये वायर है. ओके, ये वायर है, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, और सपोज कीजिए कि वाटर के पार्टिकल्स है, दे आर मूविंग, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो पानी के पार्टिकल्स थे वो तेज स्पीड से मूव करेंगे अब इस दफा, है ना. इस कंडीशन में अगर मैं इसको फर्स्ट कंडीशन कंसीडर कर लेता हूं एंड इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एज अ सेकंड कंडीशन, देन यू विल फाइंड दैट कि इसमें पानी का फ्लो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर ये
this cross are indicating the water particles, then the flow of water particle will be more in this one as comparison to this one. बोलिए हाँ कि नहीं, होगा कि नहीं होगा? Yes. होगा ना? Yes, sir. तो यही ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि आपको यही कंडीशन, यानी कि आपने क्या किया पहले उसमें, अभी इसमें आपने इसका एक एंड हायर पोटेंशियल पर क्रिएट किया एज कंपैरिजन टू दिस वन, और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इधर आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो यू आर नॉट फाइंडिंग अ मच डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है पोटेंशियल में, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसमें एक एंड बहुत ज्यादा हायर पोटेंशियल पर है, दूसरा एंड बहुत लोअर पोटेंशियल पर है, तो वी हैव क्रिएटेड अ ग्रेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड, सो मोर वाटर विल फ्लो। इन द सिमिलर वे इफ वी हैव यूज्ड ए हायर वोल्टेज बैटरी, या हमने कोई एक ऐसी बैटरी यूज की जिसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो, सो दैट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर करंट, मतलब प्रोड्यूसिंग तो नहीं बोलेंगे, वो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज स्पीड से मूव करेंगे। तो यही बात ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि at constant physical condition such as temperature, pressure, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. its ends, उसके एंड्स के क्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बोल सकते हैं ऐसा? यही तो मतलब बोल रहा है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब ये होता है। ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस वे। ओके, अब आपको पता है कि बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V is equals to I, लिख सकता हूँ मैं? क्या kg कैन बी इक्वेटेड विद लीटर? क्या मीटर कैन बी मीटर जो लेंथ है, क्या आप उसको kg से इक्वेट कर सकते हैं? नो, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी इक्वेटेड, आप उनको इक्वेट नहीं कर सकते। वोल्टेज की यूनिट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज जूल्स पर कूलम, वर्क डन अपॉन Q, दैट इज जूल्स पर कूलम, और करंट होता है हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज कूलम्स पर सेकेंड, दैट इज I। तो क्या कूलम्स पर सेकेंड को हम लोग जूल्स पर कूलम से इक्वेट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट, यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ओके, तो कांस्टेंट आता है तो उसको हम लोग नाम रखते हैं R, ठीक है? तो वी आर राइटिंग हियर R, वेयर R इज द कांस्टेंट। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर R को एक कांस्टेंट बना लिया, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ आया बेटा? Yes, sir. Can you repeat again? Yes, why not बेटा, why not? V is equals to, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग कि एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो जो करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही तेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो करेंगे। गॉट इट? यहाँ पर ज्यादा तेज करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम लोग इक्वल नहीं लगा सकते क्योंकि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम जिनकी यूनिट अलग होती है उनको हम साथ में इक्वेट नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट राइट V इज इक्वल्स टू I। और मोर ओवर सपोज कीजिए हमने 220 वोल्ट अप्लाई किया और उसमें 5 एम्पीयर करंट फ्लो हुआ, तो हम लोग ऐसे भी नहीं इक्वेट कर सकते, 220 कैन नॉट बी इक्वेटेड विद 5, देयर मस्ट बी सम मल्टीपल, कुछ ना कुछ ऐसा नंबर होगा जो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 44। ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक नंबर चाहिए जो बराबर कर सके दोनों वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू राइट सम कांस्टेंट, एंड हियर R इज द कांस्टेंट, एंड
आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. सो here R is the resistance of the conductor. Here R is the resistance of the conductor. समझ आया? Yes, sir. Got it? अब अगर हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से, तो यहाँ पर where R is the resistance of the conductor, R को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं. अब पहले तो हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है और क्या इसकी वैल्यू है. ओके, क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, चलो पहले समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस. जी मुझे बोलिए. वो लिखना है, वो लिख सकता हूँ. ओके, लिखो हाँ बस. फटाफट से. उससे पहले का भी लिखना है बेटा, यहाँ से ऊपर का तो नहीं लिखना. नहीं नहीं ऐसे. ओके, नीचे कुछ लिखा है क्या? नहीं नीचे तो कुछ नहीं लिखा है बेटा. ओके. अच्छा, यहाँ पर where R is the resistance of the conductor. ओके सर. डन. चलिए, सो हमारे पास R की वैल्यू आ गई. where R is the resistance of the conductor. अच्छा, ये चीज हमें कांस्टेंट रहेगी. मतलब R किसी भी कंडक्टर के लिए अगर मैंने ले लिया, सपोज करो ये हमारे पास एक कॉपर वायर है, इसकी हम लोग थिकनेस और लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, फिजिकल कंडीशन आपको कांस्टेंट, लेंथ, प्रेशर आपको एकदम कांस्टेंट रखना है. सो इसी कंडक्टर के साथ अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं, ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरे पास पहले वोल्टेज 220 वोल्ट था, ठीक है, और तो मुझे 5 एम्पियर करंट मिल रहा था. अब अगर मैं उसको if I have done this one to 110 volt, then this will automatically change to 2.5 volt, 2.5 ampere. So in that case we will say that these are automatically get cancelled in order to keep the R as constant, because this value R V by I is constant. So if I change any one of the value, the automatically the other value will be adjusted according to that. Got it? So यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखना चाहूंगा कि क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर, फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर V1 upon I1 is equals to V2 upon I2. समझ आया? यस सर. ओके, सो पहले हम लोग रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखते हैं, देन वी शैल बी गोइंग टू प्रोसीड दी. चलिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी of the conductor by the virtue of which it opposes the flow of charge मतलब current across it. मतलब एक ऐसा कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो मना करता है. जैसे आपने सुना होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो अपोज करती है मोशन को. इसी तरह से कंडक्टर के अंदर भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है. हर एक चीज यूनिवर्स में चाहती है कि वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ना रहे. वो चाहती है कि अपने आप किसी एक ऐसे मोशन में हो जाए जिसमें वो अनडिस्टर्ब रहे. वो नहीं चाहती कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में रहूं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीचर जैसे चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? टीचर जैसे चले जाएंगे तो क्लास में क्या होते हैं, बच्चे अपने आप इधर से उधर घूमने लग जाते हैं. दे स्टार्ट मूविंग इन सम अदर, अपने एकदम मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे. उनको मौका मिले फौरन से वो चाहते हैं कि हम लोग एक डिसिप्लिन चीज से हट करके एकदम रैंडम पोजीशन पर आ जाए. तो जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो करंट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये ऐसे एक डिसिप्लिन ऑर्डर में चल रहा है. They are moving in a discipline order. तो ये नहीं चाहते कि हम लोग एक डिसिप्लिन ऑर्डर में रहें. अपने आप चीजें जो है वो अनरैंडम हो जाती हैं, अपने आप हट जाती हैं चीजें. ठीक है, वो नहीं चाहते कि हम लोग एक पर्टिकुलर
मैनर में या डिसिप्लिन में रहे, चीजें अपने आप अनडिस्टर्ब होती है, ठीक है। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, एंट्रोपी की रैंडमनेस जो होती है अपने आप चेंजेस होती है, मतलब अपने आप चीजें चाहती है कि वो रैंडमनेस अपनी मतलब इंक्रीज करे, वो नहीं चाहती कि डिसिप्लिन में रहे। तो इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दे डोंट लाइक टू मूव इन दैट डायरेक्शन, दे वांट देयर रैंडम पोजीशन, अपनी रैंडम पोजीशन में मूव करना चाहते हैं, जो भी उनका दिल चाह रहा है। तो इसी को हम इस प्रॉपर्टी को जो इसको अपोज करती है कि रैंडम में ना रहे, एक अपनी अपनी मर्जी में रहे, जितना भी इनका था मतलब जैसे भी मूव कर रहे थे तो उसमें रहे, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। जितना ज्यादा ये चीज होगी रेजिस्टेंस, उतना ही ज्यादा करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि करंट कब फ्लो करता है, जब दे आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। So resistance क्या है? It is a property of a conductor by the virtue of which it opposes the flow of charge or current across it. Okay. More the resistance, lesser will be the flow of current through it. समझ आया? उतना ही कम उसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। दी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस is ohm and denoted by a symbol, किस सिंबल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं? ऐसे सिंबल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ओके, दिस इज सिंबल फॉर द ओम। ओके, गॉट इट? Got it, sir. ओके Yes, sir. everyone बेटा अंडरस्टूड? Yes, sir. The more the resistance, lesser will be the current. Okay, for example, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने सपोज कीजिए एक कॉपर वायर लिया, if I have taken this copper wire and another I have taken some iron wire, this is an iron wire. So if I pass the 220 volt across it, voltage, for example, yeah, don't take the copper wire, just take A and B, because क्योंकि एग्जैक्ट में लूंगा तो फिर रेजिस्टेंस एक्चुअल लिखनी पड़ेगी मेरे को। तो एक समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास सपोज कीजिए मैं वायर ए से जब 220 वोल्ट पास करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास रेजिस्टेंस आता है 4 या करंट मेरे पास आता है, सपोज कीजिए करंट मेरे पास आता है 10 एम्पियर्स। तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 ओम, because V is equals to R into I होता है। The 20 ohm will be the resistance, so that the product will be equivalent to this one. Okay, समझ आया? Sir, once more. कि अगर मैंने बोला कि सपोज कि एक कंडक्टर ए से मैंने 220 वोल्ट पास किए तो मेरे को 10 एम्पियर करंट मिलता है, तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच? दैट विल बी 22 ओम। अब मैंने दूसरा एक कंडक्टर लिया और उससे मैंने आई हैव फाइंड दैट आई गॉट द करंट एज 20 एम्पियर। एक मिनट, I pass the same potential difference and I got the current of 20 ampere and here. So how much resistance will be there? Tell me. By what number should I multiply this so that it become 222? इससे किसकी multiply करें जो ये 220 आ जाए? By what number should 20 be multiplied in order to get 220? 11? Yes, sir. 11 एम्पियर हमारी इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी, बी की रेजिस्टेंस विल बी द 11। सो इसका मतलब ज्यादा करंट अगर मिल रहा है तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो गई, अगर कम करंट मिल रहा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई। तो हम बोलेंगे सिंपल सी बात, मोर द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द करंट इन द सर्किट। ओके, गॉट इट? समझ आया बेटा? Yes, sir. Sir, can you repeat once more? बेटा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सपोज कीजिए दोनों कंडक्टर से 220 वोल्ट पास किए, तो एक में मेरे को मिलता है 10 एम्पियर करंट और दूसरे कंडक्टर में मेरे को मिलता है 20 एम्पियर करंट। तो बताइए रेजिस्टेंस कितनी होगी? कंडक्टर ए की रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो दैट वुड बी 10 एम्पियर मेरे को मिल रहा है तो 220 होगी, तभी तो प्रोडक्ट कितना होगा? 220 होगा ना, Yes, दैट विल बी sir. 22 हियर।
होगा कि नहीं होगा बताइए। और Yes. अगर कंडक्टर बी में मेरे को 20 एम्पियर करंट मिलता है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 11। Yes. समझ आया? Yes, तो sir. यहाँ पर हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होती है उतना ही करंट कम होता है। देखो 22 हो गया तो यहाँ पर 10 हो गया। यहाँ पर 20 एम्पियर करंट मिल रहा है यानी ज्यादा करंट मिल रहा है तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो गई। ओके, समझ आया? Yes, sir. ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग ग्राफ को देखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। when 220 volt is applied to a conductor, इसको मान लेते हैं हम लोग, चलो आयरन मान लेते हैं। it draw 5 ampere current. What would be the current it draw when it is connected to 110 volt? Tell me, what current will it draw when it is connected to 10 volt? Tell me beta. Done? So you have to do simple beta. We have given you the formula that for a conductor, अगर कंडक्टर हमारा सेम है, आयरन प्रेस हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कंडक्टर सेम है, कंडक्टर चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन I2. कैलकुलेट द वैल्यू. Calculate it and tell me what would be the answer. Why are you taking so much time? That is simple भाई. 220 V1 है तो उसमें कितना करंट है 5 is equals to 110, then I2 you have to calculate. Cut it. Okay, when you cut it, how much you will get? You will get 44. Okay, then I2 is equals to 110 divided by 44. Cut it by 11. You will get 10 upon 4. Then you can cut it further. You will get 2.5 ampere. Simple. Got it? Everyone understood? Yes, I got 2.5. Now moving to the next part, to the graph section, and that is very important. बेटा बहुत ध्यान से समझना है, सभी को एकदम बहुत ध्यान से समझना. Okay, you have to consider this one very thoroughly. Okay, everyone have to understood.
सो अभी हम लोग बात करते हैं वी आई ग्राफ में, यानी कि यहां समझिएगा, यहां पर हमारे पास एक ग्राफ है एंड दैट इज दी वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ। ओके, तो इन वी आई ग्राफ actually you know that here we can write here v is equals to I into r, I into r, और आपको पता है मैथमेटिक्स में y is equals to mx plus c एक इक्वेशन होती है। अगर कोई भी mx मतलब y is equals to mx plus c, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन इस तरह से फिट हो जाती है, इस तरह से फिट कर ले, तो हम लोग उसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करें, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आर को मैं इस तरफ कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी से आ जाए, आर आई कर देते हैं, ठीक है। व्हाट इज आई, व्हाट इज वाई, क्या है यहाँ पर, वाई इज द वाई एक्सिस, यानी अगर आप यहाँ पर जो भी होगा उसको वाई एक्सिस पे कर दे, तो अगर मैं कंपेयर करता हूं कि वाई की जगह पर मैंने, वाई एक्सिस पर मैंने वी को रख दिया है और एक्स की जगह पर मैंने आई को रख दिया, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने आई को, करंट को रख दिया है, और ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन से, यानी बिल्कुल मैच कर रही है। यहाँ पर c की वैल्यू एकदम 0 है, तो c की वैल्यू 0 का मतलब होता है कि ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इट विल नॉट बी गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस वे। यहां से स्टार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव, अगर यहां से स्टार्ट होता तो इट इज गोइंग टू हैव सम वैल्यू ऑफ c, लेकिन अगर इसमें c की वैल्यू 0 है, इट इज 0, इसका मतलब होता है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओके। x मतलब मैं फिर से बताता हूं, x का मतलब है कि आपने x एक्सिस पर जो भी चीज होगी वो आपने यहां पर लिख दिया है i। y का मतलब है कि y से हम लोग यहां पर हमारे पास v आ रहा है, इसका मतलब v आपने रख दिया है। तो फिर इसका जो ग्राफ होगा, यानी आप इसको ग्राफ को बनाते हैं, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा बेटा, स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव यू दी रेजिस्टेंस, क्योंकि m जो होता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, m जो होता है उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, और स्लोप की जगह पर, यानी m की जगह पर यहां पर क्या वैल्यू आ रही, r, यानी कि हम बोलेंगे स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। अब ये कैसे निकालते हैं हम लोग, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। अब m की जो वैल्यू होती है बेटा, m की जो वैल्यू होती है, यानी स्लोप, m यानी स्लोप इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा। tan थीटा मतलब, tan थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर मतलब y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू आपको पता भी है कि v अपॉन आई क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। सो ये वैल्यू आपको रेजिस्टेंस देगा, इसमें रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। अभी समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, परेशान मत होइएगा। पहली बात तो स्लोप समझते हैं। स्लोप आपको पता भी होगा कि स्लोप जो होता है, स्लोप हम लोग कहते हैं ना कि जैसे ये एक लाइन है भाई, यहाँ पर तो गाड़ी बहुत अच्छे से स्लोपी एरिया है, एकदम स्लोप है, यहाँ पे एकदम स्लाइड कर जाएगी नीचे की तरफ। अगर मैं बोलूँ इसको मैं और थोड़ा कर दूं, बोलोगे बहुत ज्यादा स्लोप है भाई, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, बहुत ज्यादा स्लोपी, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्लोपी मतलब जितना ज्यादा ये लाइन y एक्सिस से, सॉरी x एक्सिस से जितना ज्यादा एंगल बनाएगी, मतलब उतना ज्यादा स्लोप, ठीक है। अब थीटा मैंने यहां पर बोला है, थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दी x एक्सिस एंड दी लाइन, x एक्सिस से और लाइन के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग थीटा बोलेंगे, दिस इज थीटा, ठीक है। तो मोर द वैल्यू ऑफ थीटा, मोर विल बी द स्लोप एंड मोर विल बी द रेजिस्टेंस। ध्यान समझना, सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर एक VI ग्राफ बनाया है और यहां पर मैं एक V लिखता हूं, एक I लिखता हूं, और यहां पर मैंने सपोज कीजिए एक कंडक्टर की मैंने रेजिस्टेंस को मेजर किया, तो यहां पर मेरे पास R1 वैल्यू आई, दूसरे कंडक्टर की वैल्यू को मैंने मेजर किया तो मेरे पास R2 वैल्यू आई और ये ग्राफ बना, और तीसरे कंडक्टर की मैंने रेजिस्टेंस को मेजर किया तो मेरे पास R3 ये वैल्यू, और इस तरह से ग्राफ मेरे को बने। तो अब मैं बोलता हूं आपसे कि बताइए इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी है, उसके बाद कम, एंड देन उससे कम।
सो आप बोलेंगे कि सर ने बताया था हम लोग को कि स्लोप जितना ज्यादा होता है वी आई ग्राफ में उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और स्लोप ऑफ द लाइन किस पर डिपेंड करता है? टेन थीटा। बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा। क्यों क्यों बेटा? क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू जो होती है, जितना ज्यादा थीटा होता है टेन थीटा में, जितना ज्यादा थीटा होता है उतनी ही ज्यादा वैल्यू होती है। बिकॉज टेन थीटा की वैल्यू स्टार्ट होती है टेन थीटा की, यानी थीटा अगर जीरो होता है, टेन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? टेन जीरो पर। तो और 90 पर इनफाइनाइट होती है। यानी कि जितना ज्यादा आप थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी ही ओवरऑल स्लोप ऑफ द लाइन की वैल्यू आएगी। कहने का मतलब क्या हुआ? टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है जीरो टू इनफाइनाइट। तो जितना ज्यादा टेन की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा, यानी जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही, यहां पर मैंने थीटा 1 ले लिया, यहां पर थीटा 2 ले लिया और यहां पर थीटा 3 ले लिया। तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा टेन की वैल्यू होगी, और जितना ज्यादा टेन की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। समझ आया? फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास ये इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू आर आई, और इसको मैं एक जर्नल इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे मैं इसको कंपेयर करता हूं। तो अगर मैं y एक्सिस पर v को लिख देता हूं, y एक्सिस, और x एक्सिस पर मैं i को लिख देता हूं, तो m की जगह पर मेरे पास r आ जाएगा। m क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप कुछ नहीं है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आपको पता भी है, आपने पढ़ा भी है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको जो स्लोप होगा वो क्या देगा? m की जगह पर जो भी होगा वो m की जगह पर यहां पर क्या है? r है। तो इस ग्राफ में, वी आई ग्राफ में, स्लोप ऑफ द लाइन विल गिव्स यू रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने y एक्सिस पर v बनाया है, x एक्सिस पर i बनाया है, तो m की जगह पर आपका r आ जाएगा। m की जगह पर आपका r आ जाएगा। तो m क्या है? स्लोप है। तो स्लोप की जगह पर क्या है? r, यानी स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव्स यू द रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस देगा। अब जितना ज्यादा लाइंस होगा, जितना ज्यादा एंगल होगा, क्योंकि स्लोप कौन देता है? टेन थीटा देता है, और टेन थीटा में थीटा की जो वैल्यू होती है जितनी ज्यादा होगी उतना ही टेन की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि टेन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाती है। तो जितना ज्यादा थीटा जाएगा उतना ही ज्यादा टेन की वैल्यू जाएगी, उतना ही ज्यादा टेन की वैल्यू जाएगी। तो हम बोलेंगे कि 90 तक ये वैल्यू बढ़ रही है। तो यहां पर है हमारे पास थीटा 1, तो R1, थीटा कम है तो मतलब 10 की वैल्यू कम है, 10 की वैल्यू कम है तो मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। समझ आया? तो ये वाला फिर से बोल सकते हो? मैं ये बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा थीटा होगा, मोर द वैल्यू ऑफ थीटा, मोर विल बी द रेजिस्टेंस। इन VI ग्राफ में, इन VI ग्राफ slope of line gives रेजिस्टेंस देता है। यानी कि जितना ज्यादा थीटा की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मोर द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम थीटा कहां से मेजर करना है? आई से, फ्रॉम आई, यानी आई जहां पर आपका लाई कर रहा है वहां से मेजर करना है। मोर विल बी द रेजिस्टेंस, मोर विल बी द रेजिस्टेंस। समझ आया? यस सर। कई बार एग्जामिनेशन में क्या होता है, याद रखिएगा एक बार बेटा, कई बार आपको एग्जामिनेशन में इंस्टेड ऑफ VI की ग्राफ की जगह पर आपको IV ग्राफ गिवन होगा। तो जल्दी नहीं करनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है एकदम। फिर आपको ऐसे गिवन होगा, पूछेगा बताइए कि इसमें किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। R1 आपको गिवन होगा, R2 गिवन होगा, R3 इस तरह से गिवन होगा। तो हमेशा थीटा को जो मेजर करना है, क्योंकि आपने V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, या V इज इक्वल टू R इंटू I होता है। अब V को आपने Y एक्सिस पर ड्रॉ करना है, तो यहां पर समझ लीजिए कि ये Y एक्सिस है अब आपका, ठीक है। और I को आपको MX होता है, MX, यानी कि I को आपको X एक्सिस, तो अब इसको X एक्सिस कंसीडर कर लीजिए। तो स्लोप ऑफ द लाइन जो होगा M, वो थीटा देगा, और X एक्सिस से हम लोग थीटा को मेजर करते हैं हमेशा। तो जिसमें हमेशा आपको थीटा को
आई से मेजर करना है, ना कि डी से। जैसे पहले आपने मेजर किया था तो यहां से मेजर करना शुरू किया था, फिर ये मेजर किया, फिर ये मेजर किया, यहां से नहीं मेजर किया। तो ऑलवेज यू हैव टू मेजर इट फ्रॉम आई। तो मोर द एंगल, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ये वाला थीटा सबसे ज्यादा है, तो यू विल से दैट कि थीटा, यू कैन राइट हियर दैट R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। समझ आया? समझ आया बेटा? Yes, sir. Sir. Everyone understood? Yes, sir. Okay, so let's move to the next part of this topic, and let's discuss the important question from this chapter. Okay, wait a minute. So can you show the previous slide? Why not? Copy this one. Let's practice some important numerical from this chapter, from this portion. Okay. Sir, there is nothing on the screen. There's nothing on the screen. No, sir. Okay. The same slide. Okay. Wait a minute. Is it okay now? Yes. Okay. अभी भी visible है? Yes, we can see. Done. Done. 1 second, sir. Done, sir. Okay. Tanishka and everyone done? Yes, sir. Okay. Please note this. If it is VI graph, then you have to measure it theta from here. Okay. Please note it down. Do not make the mistake. Now here are some questions from on your screen, and you have to do this one. Okay, here are some questions. Here is VI graph, and it is being given to you. Question number this 6.1. Okay, tell me which one is going to have the maximum resistance, A or B? Which one has minimum resistance? Which of two has minimum resistance, A or B? In question number 6, this one.
This is IV graph. Tell me, this is simple question that we have done abhi. Hmm? So this is बोलिए VI, right? Sir? B. Yes, No, it no, is V. this is IV graph. IV. This is IV. The question is VI. क्वेश्चन में VI है नहीं, VI ग्राफ में वो अलग बात है, वहां पर गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पर IV ग्राफ गिवन है तो आपको उसके हिसाब से करना है. Okay. So which one is going to have? Tell me directly without any hesitation. Tell me. A. A is going to have the lower resistance now. Yes. Yes, because this theta is less and theta 2 is great. Theta 1 is, so you will say that theta 1 is less than theta 2. So we'll say that R1 is less than R2. Or we can say that resistance of A is less than resistance of B. Got it? Yes, sir. Got it? Everyone understood the concept? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So let's do the other question from this. अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं. R is equals to, we have done this one. So बाकी अभी हम लोग को स्ट्रेच वाले क्वेश्चंस को करना है. So if I ask the question in the question number 2 from this portion, a charge of 2 coulombs moves within the two plate, maintain a potential difference of 2 volt. What is the energy acquired by the charge? Energy acquired by the charge. Two. Yes, it will be 2 because the unit of actually you need to calculate the work done. V is equals to W by Q, and since work done and energy has the same unit, that is joule. So work done अगर पूछे तब भी वही बात है, जो energy पूछे तब भी वही बात है. तो V into Q is equals to W. So V is 1 and Q is 2. So that is 2 joules. Okay, समझ आया बेटा? समझ आया? Yes, sir. Everyone Yes, sir. understood? Yes. Okay. So the next type of questions we will be going to discuss in the next class, and then we'll be going to discuss in great detail. Okay. So अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं. एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है. अब अगर मैं उससे कैलकुलेट कराता हूँ कि बताइए हीट कितना कैलकुलेट करेगी 30 सेकेंड में. तो एनर्जी यानी हीट मतलब एनर्जी, ठीक है. सो यू नो दैट पी पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम. और आपने वर्क डन का जो यूनिट पढ़ा है यानी वर्क डन आपको लिखाना है, तो यू कैन राइट इट पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन. ओके. अब वर्क डन जो होता है एक्चुअली पावर जो होता है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू वी इनटू आई.
और यू कैन राइट इट v इज इक्वल्स टू, चलिए इसको हम लोग अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे. ओके, सो तभी हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और फिर अगली क्लास में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. डू नॉट मिस द नेक्स्ट क्लास. विल होप कि आपको समझ में आया होगा. जितना आया उसको प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओके Okay, sir. ओके बेटा, एवरीवन. Thank you. Thank you. ओके.